नमस्कार, जय हिंद। थोड़े लंबे अंतराल के बाद आपको एनसीईआरटी के जो शेष 2 चैप्टर बचे हुए हैं, वो आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 12। अध्याय 12 में हम लोग विद्युत धारा से संबंधित बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में आए थे, आपको आगे मिलते रहेंगे, तो मैं बताता रहूँगा। यह प्रश्न जो है वो जितने भी लगभग इसमें 60 प्लस ही प्रश्न होंगे, तो अगर इन सबको कर लेते हैं तो इस टॉपिक से समझिए कि एक क्वेश्चन तो आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कथन वाला है, और आप जानते ही हैं कि कथन वाले प्रश्न तो अब आने ही लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। एक चीज मैं फिर बता दूं आप लोगों को कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी साइंस का या बिहार दरवा के जो क्लासेस हो रहे हैं, तो आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन करके पेमेंट करना है। वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप इजिली उसको फिर रिवीजन कर सको, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कथन है, विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। क्या विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रभावित आवेश के परिणाम से व्यक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कथन दूसरा क्या कह रहा है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल, विद्युत धारा ही वह है जो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर है ना। तो दूसरा और पहला दोनों कथन सही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 कथन वाला ये प्रश्न है, तो तीसरा कथन भी देखना पड़ेगा। कह रहा है तीसरा कथन, विद्युत आवेश के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। आपने पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है, तो यहाँ पर तीनों कथन सही हो जाएगा। तो हमारा विकल्प जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी कि सभी तीनों कथन सही हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय में नेट आवेश प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? देखिए, भले प्रश्न जटिल लग रहा होगा, लेकिन जटिल से घबराना नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आंसर कर देना है सीधा ए विकल्प सही। ना कुछ आता है तो रट ही लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा और पूछा जाता है तो ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल तीसरा देखिए, ये प्रश्न पूछ दिया गया है। ये प्रश्न पूछ दिया गया है और नहीं, अगर अच्छे से बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो गलती करने का प्रबल संभावना होता है। पूछा गया है क्वेश्चन कि एक कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन के? एक कूलाम बराबर होता है कितने इलेक्ट्रॉन के? तो सीधा एकदम हूबहू प्रश्न पूछा गया था, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। 6 गुणे 10 की पावर 18। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा 6 गुणे 10 की पावर 18। चलिए आइए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1 कह रहा है, विद्युत धारा के मात्रक का नामकरण एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। विद्युत धारा के, अच्छा पहले यही आप बता दें कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो वह क्या है, तभी आप इनका नाम भी बता पाएंगे, है ना। तो यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एम्पियर विद्युत धारा प्रति सेकंड कूलाम आवेश के प्रवाह के बराबर होती है। हिंट भी आपको दे दिया हूं, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो कहेगा यहाँ पर पहला भी कथन सही है और दूसरा कथन सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर है ना। चलिए, अल्प परिणाम के विद्युत धारा को किसमें व्यक्त किया जाता है? अल्प परिणाम के विद्युत धारा को एक तो मिली एम्पियर और दूसरा माइक्रो एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर 10 के पावर -3 है ना, और माइक्रो हो जाएगा तो 10 के पावर -6। तो दोनों याद रखना है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। चलिए देखिए, पूछ ही दिया है ना, मिली एम्पियर भी पूछ दिया है,
तो बताएंगे 10 की पावर 3 और माइक्रो 10 की पावर 6। तो दोनों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आइए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है किसी चालक में आवेश का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। किसी चालक में आवेश का जो प्रवाह होता है वो विभवांतर के कारण होता है। बिल्कुल सही। अगर विभवांतर नहीं होगा तो आवेश नहीं यहाँ पर क्रिएट होगा, आवेश का प्रवाह नहीं हो पाएगा, है ना। तो पहला कथन सही। यदि विभवांतर नहीं हो तो आवेश प्रवाहित नहीं होगी। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं, पहला कथन भी यही कह रहा है, दूसरा कथन भी यही कह रहा है। तीसरा, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तीनों कथन यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। तो विकल्प देख पाएंगे कि आप यहाँ पर भी चौथा यानी डी कथन सही हो जाएगा। आइए विचार करना है यहाँ भी। आइए, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के व्युत क्रमानुपाती होती है। क्या यह सही है? ओम के नियम के अनुसार, तो ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के क्या होती है? व्युत क्रमानुपाती नहीं होती है ना। व्युत क्रमानुपाती नहीं होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, ओम के नियम के अनुसार तार का तापमान समान रहना चाहिए। तो तार का तापमान तो समान रहना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, जबकि पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो केवल कथन 2 सही है। 1 ओम बराबर होता है, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, ठीक है। 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो ध्यान रखिएगा, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे एम्पियर। चलिए, तो ए विकल्प सही। देखिएगा, ये प्रश्न ऐसे पूछता है, यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा क्या होगी? अगर आप प्रतिरोध को दोगुना करते हैं तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। स्रोत की वोल्टता में बिना परिवर्तन किए परिपथ की धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? स्रोत की वोल्टता में बिना परिवर्तन किए परिपथ की धारा को अगर कंट्रोल करना है तो आप इसको कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। ध्यान रखिएगा। किसी विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति, इस बार युक्ति पूछ दिया है तो युक्ति को बताते हैं धारा नियंत्रक। युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर विचार करना है। चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। चालक के भीतर गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं? नहीं, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये परमाणुओं के बीच उनकी आकर्षण गति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। जिन परमाणुओं के बीच गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके आकर्षण द्वारा उनकी गति नियंत्रित होती है। तो यही तो मैं कह रहा हूं। दूसरा कथन सही यानी कि बी विकल्प सही। चलिए, तार की लंबाई को अगर आप दोगुना कर देते हैं तो आमीटर का पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप तार की लंबाई को दोगुना कर देते हैं तो आमीटर का जो पाठ्यांक है वह बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए। तो बढ़ेगा नहीं, वो भी आधा हो जाएगा। तार की लंबाई अगर आप दोगुनी कर रहे हैं ना, तार को अगर आप लंबा कर रहे हैं तो अमीटर का पाठ्यांक है ये आधा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी ध्यान रखना है। किसी परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार, देखिए तार को मोटा कर रहे हैं, तो जब तार को मोटा करेंगे तो पाठ्यांक उसका बढ़ेगा, ठीक है। तार को आप मोटा कर रहे हैं ना, तो अमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 18वां, ओम के नियम के अनुसार चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का जो प्रतिरोध है, पहले तो कितना लंबा तार है, ठीक है, या चालक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, इस पर निर्भर करता है। मोटाई है ना, पदार्थ की प्रकृति किस मेटल का है, कैसा प्रकृति है, तो ये सभी हो जाएगा।
किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है। ये खाली स्थान को भरना है। तो किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है वो शुद्ध की अपेक्षा अधिक होगी। दूसरा, मिश्र धातु उच्च ताप पर शीघ्र ही दहन हो जाते हैं। नहीं, शीघ्र दहन नहीं होते हैं। तो केवल और केवल पहला कथन यहाँ पर जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उदाहरण कौन सा है? विद्युत धारा के तापीय तो देखिए, पंखा में कोई ताप नहीं निकलता है जिससे आप रोटी बना सको। पंखा पर, जनरेटर में भी नहीं, मोटर में भी नहीं। इलेक्ट्रिक हीटर में आप देखते हैं खाना वाना बना लेते हैं उसके तापीय प्रभाव के कारण। जूल के तापीय नियम के अनुसार क्या कह रहा है भाई? पहला कथन, उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। जी हाँ, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती, तो दूसरा भी सही है। उत्पन्न ऊष्मा समय के अनुक्रमानुपाती, तीनों सही हो जाएगा यहाँ पर, सभी सही। बल्ब में लगे फिलामेंट का गुण होना चाहिए। जो बल्ब में फिलामेंट लगा है उसका गुण क्या होना चाहिए? भैया, प्रतिरोध उसका ज्यादा होना चाहिए, तभी वो हीट होगा, गर्म होगा। और गलनांक भी ज्यादा होना चाहिए, ये ना कि जैसे ही रोके अपना प्रतिरोध वो गल जाए, नहीं। तो उच्च प्रतिरोध और गलनांक भी उच्च, कौन सा होगा सही? तो उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध। ठीक है, चलिए। फ्यूज का गलनांक और प्रतिरोध कैसा होगा? फ्यूज का गलनांक और प्रतिरोध कैसा होगा? तो देखिए, फ्यूज का गलनांक होना चाहिए निम्न और प्रतिरोध होना चाहिए उच्च। ज्यादा प्रतिरोध होगा वो हिट होगा और वो गल जाएगा। अगर गलनांक भी ज्यादा होगा तो वो गलेगा नहीं और सर्किट बनाता रहेगा, उसके बाद आपका जो भी इक्विपमेंट है उसको नुकसान पहुंचा देगा। तो यहाँ गलनांक कम होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। विद्युत आवेश के प्रवाह की रचना होती है इलेक्ट्रॉन द्वारा। पहला ही क्वेश्चन आपको करा दिया गया था ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन के द्वारा। आइए अगला प्रश्न। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो ये कूलाम हो जाता है, जानते ही हैं आप। तो सी ऑप्शन सही है, कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो आवेश का मान, देखिए अभी आवेश का मान पूछ रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन पूछा था ना, अभी आवेश का मान पूछ रहा है। तो आवेश का मान होगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। अब आपके पहले प्रश्न का आंसर मिल गया होगा, एम्पियर हो जाएगा। चलिए, एक एम्पियर बराबर होता है तो 1 गुलाम प्रति सेकंड, या 1 गुलाम बटे 1 सेकंड। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, प्रश्न सीधा छपेगा इस वीडियो से। परिपथ में ये सब जरूर पूछता है, एम्पियर बराबर, गुलाम बराबर, है ना, ये पूछता है, ध्यान रखिएगा। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो परिपथ में अगर आपको विद्युत धारा मापना हो तो आप एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? एमीटर का प्रयोग करते हैं, ओम मीटर नहीं। एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को परिपथ में सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर को कहाँ जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, याद कर लीजिए, रट लीजिए, पूछा हुआ प्रश्न है दरोगा में। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम, है ना। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर बता ही चुका हूं। तो किसका? वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा? देखिए, एमीटर को श्रेणी में जोड़े थे तो वोल्ट मीटर को समानांतर में जोड़िएगा। याद कर लीजिएगा, वो से याद कर लेना है, वोल्ट मीटर और स से समानांतर, बस। सॉरी। विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध
जो बताया किसने बताया, तो यह ओम के द्वारा बताया गया है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक देखिए 4 विकल्प हैं, वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप जानते हैं ओम हो जाएगा। चलिए, यदि प्रतिरोध को दोगुना करते हैं तो विद्युत धारा बता चुका हूं आधी हो जाती है ना, आधी। विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को ये भी क्वेश्चन करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं, तो ये बता चुका हूं परिवर्ती प्रतिरोध, है ना। क्या बताया हूं, परिवर्ती प्रतिरोध, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसी चालक में धारा उसके प्रतिरोध के साथ कैसी होती है, तो धारा उसके प्रतिरोध के विपरीत व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, अभी प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम था, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा, चालक का बढ़ जाता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग पूछ रहा है 34 डिग्री सेल्सियस, 3400, सॉरी 34 नहीं 3400। बल्ब में रासायनिक दृष्टि से कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार बना होता है, सीटी, सीटी बजाइएगा, सीसा व टीन का। फ्यूज को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ेंगे ना इसको, सॉरी पैरेलल नहीं, सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ने से तो गड़बड़ हो जाएगा, श्रेणी यानी कि सीरीज में। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक तो वाट, क्या होता है, वाट, याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा किसका गुणनफल है, विद्युत ऊर्जा शक्ति और टाइम यानी कि पावर और टाइम, शक्ति और समय का उदाहरण है। चलिए, चालकता का मात्रक क्या होता है, चालकता, चालकता का मात्रक महो आप कह सकते हो, चालकता का मात्रक क्या कह सकते हो, देखिए ओम होता है ना, OHM, इसके विपरीत आप जान लीजिए कि महो, MHO, महो, आप महो बताइए, बेहतरीन आंसर महो होगा। चलिए, यदि किसी तार को पिघलाकर दोगुनी लंबाई की तार बनाया जाए, तार को पिघला करके यानी कि उसको खींच के पतला कर दिए हैं, तो पतला कर दिए हैं तो गड़बड़ हो गया है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, दोगुनी लंबाई की तार मतलब 1 मीटर का था, अब उसको 2 मीटर का बना दिए हैं, तो जब 2 गुना कर दिए हैं तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है, तो 50 का क्या हो जाएगा, 4 गुना। यदि किसी तार को पिघला कर मोटाई का 2 गुना, 2 गुना मोटाई कर दिए हैं यानी कि आधा कर दिए ना उसको, 2 गुना मोटाई मतलब 5 सेंटीमीटर मोटा, अब उसको 10 सेंटीमीटर मोटा कर दिया, तो अब ये बढ़िया हो गया, प्रतिरोध कमेगा यानी कि 1/4 गुना रह जाएगा, ठीक है। यदि तार को पिघलाकर त्रिज्या 2 गुनी कर रहे हैं, त्रिज्या 2 गुनी तो व्यास 4 गुना, तो व्यास त्रिज्या अगर 2 गुनी कर दिए तो व्यास 4 गुना यानी कि 4 गुना मोटा, तो 4 गुना मोटा तो भैया 1/16 गुना उसका प्रतिरोध हो जाएगा, कम जाएगा, है ना। यदि किसी तार की लंबाई अगर 2 गुनी करते हैं, लंबाई को खाली बढ़ाते हैं और अनुप्रस्थ काट वही रखते हैं यानी कि मोटाई वही रखते हैं, तो लंबाई 2 गुनी किए हैं तो प्रतिरोध भी 2 गुनी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। फ्यूज तार में लगे, फ्यूज में लगे तार का प्रतिरोध और गलनांक तो ये बता चुका हूं, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हीटर के तार का प्रतिरोध और गलनांक, हीटर के तार का प्रतिरोध भी अधिक और गलनांक भी अधिक, ताकि वो ज्यादा होल्ड करे और हीट ज्यादा दे, खाना अच्छे से बने। रेक्टिफायर किसे किस में बदलता है, तो रेक्टिफायर एसी से डीसी बनाता है, एसी से डीसी। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगला सवाल, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए किस प्रकार का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में बदलना है तो कम प्रतिरोध का जोड़ा जाएगा और समानांतर में जोड़ा जाएगा, कम प्रतिरोध का जोड़ा जाएगा समानांतर में,
कम प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा, निम्न प्रतिरोध समानांतर में जोड़ा जाएगा। गैल्वेनोमीटर को अब वोल्ट मीटर में बदलना है तो उच्च प्रतिरोध को जोड़िएगा, श्रेणी में जोड़िएगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 12 भी समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, अगर ज्यादा छोटा पटा रहेगा तो बहुत ज्यादा तो 2 वीडियो आपको मिल जाएगा। अब आपका एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी पीडीएफ एनसीईआरटी के दिए गए हैं मेरे भाई, सबका एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा, सबका। अगर नए हैं, पीडीएफ नहीं प्राप्त किए हैं, तो प्लीज आप पीडीएफ ले लें, आपका ही फायदा होगा। ये नहीं मैं सोच रहा हूं कि हमारा सेल होगा, मत लीजिए, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नोट कर चुके हैं तो मत लीजिए, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो बार बार वीडियो देख के समय अपना उतना लगाएंगे, उससे बढ़िया है कि पीडीएफ को रिवीजन करिए फटाफट, और एक एक दिन में पूरा पीडीएफ रिवीजन हो जाएगा आपका। वीडियो देखेंगे तो एक दिन में सारा वीडियो नहीं कर पाएंगे, अब दिमाग दर्द करेगा, लेकिन पीडीएफ आप अगर प्रिंट करवा लेते हैं तो एक दिन में आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।